आज के हमारे मुख्य अतिथि है। अ, आज की हमारी कक्षा मुकेश भैया ने ली है। बहुत बहुत अभिनंदन मुकेश भैया। और आज के हमारे मुख्य अतिथि है आदरणीय ओमकार नाथ जी। और ओमकार नाथ जी आज हमें काला काला चावल और लेमन ग्रास के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो स्वागत है आदरणीय ओमकार नाथ जी। जी जी मेरी आवाज जी, आ रही आप है? मोबाइल बंद कीजिए। जी 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 आवाज आ रही है? जी सभी। जी दीदी आ रही आवाज। सभी को प्रणाम। इस कार्यक्रम में उपस्थित सूक्ष्म रूप से उपस्थित स्वामी जी, आचार्य बालकृष्ण जी, भौतिक रूप से उपस्थित पवन कुमार सर जी, आदरणीय मुनीलाल भैया जी, रंजना बहन जी, दुबे सर जी, भुवनेश्वर राय सर जी, रवि आतिथ्य सर जी, और विभिन्न राज्यों से उपस्थित सम्मानित किसान भाइयों बहनों। सबसे पहले मैं इटारसी जो प्रवास हुआ और उसमें शरद भैया का फार्म घूमा, रामकृष्ण भैया जी का फार्म घूमा। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, शरद भैया जी का इतना सुंदर आतिथ्य उन्होंने हम सभी को दिया और वो हमारे ऊपर ऋण चढ़ा दिए हैं। अब कब ऋण हमें चुकाने का मौका मिलेगा। उनके यहाँ साइलेज बनाने का पद्धति उन्हें सीखा, बहुत सुंदर पद्धति, और सभी किसानों को इसका अनुसरण करना चाहिए। जो हमारी गाय की समस्या है, भोजन की समस्या है, दिन समस्या विकराल रूप बनते जा रहा है, खास करके हमारे झारखंड में हमेशा फसल मारा जाता है वर्षा का भाव के चलते। तो ये साइलेज पत्ती बहुत ही सुंदर हमारे हम किसानों के लिए रहेगा। उनके यहाँ प्रकाश पुंज का व्यवस्था, कीट नियंत्रण का जो व्यवस्था बनाया है, बहुत सुंदर व्यवस्था है, वो भी हम किसानों को अपनाना चाहिए। रामकृष्ण भैया जी का फार्म विजिट किया, अब बहुत सुंदर व्यवस्था बनाया है। हालांकि अभी अभी बहुत उनका लग जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं, अभी तो शुरुआत एक तरह से मान सकते हैं कि अभी कर रहे हैं, और लगता है कि बहुत आगे उनका प्लानिंग है और बहुत आगे करने वाले हैं। उनके यहाँ का गौशाला और मधुमक्खी पालन और खाद का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो एक ही जगह से ड्रिप सिस्टम से बनाए खाद देने का तरीका बहुत सुंदर तरीका है। उस लेबर का बहुत ही मैन पावर का उसमें बहुत ही बचत हो जाता है। तो वो बहुत सुंदर लगा। उनका मछली तालाब देखने का मिला, कितना सुंदर तालाब व्यवस्था बनाए हैं। तो बहुत ही एक व्यवसायिक दृष्टिकोण से उन्होंने अपने फार्म हाउस को डेवलप किए हैं। तो बहुत सुंदर उनका फार्म हमको लगा, और उस तरह से हम उनसे बहुत बड़ा प्रेरणा मिल रहा है कि वैसे फार्म हाउस हम किसानों को भी डेवलप करना चाहिए। और दूसरा चीज उनका जो प्रोसेसिंग का यूनिट देखे, दाल बनाने का, दाल बनाने और आदि बहुत सारे चीजें का जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं और उनका मार्केटिंग कर रहे हैं। एक सचमुच में हम किसानों को ऐसे ही करना चाहिए। हम सिर्फ किसान उत्पादन करते हैं और उसका मार्केटिंग नहीं कर पाते, जिससे तो पूरा पूरा हमको लाभ नहीं मिल पाता है। तो रामकृष्ण भैया जी से ये सीखने के लिए मिला कि हम उत्पादन भी करें और उसका मार्केटिंग भी खुद हम करें, तो हम किसानों को इसमें बहुत ही लाभ मिलेगा। तो उनका यूनिट देखकर हमको पसंद, अद्भुत पसंद लगा, और हम चाहेंगे कि फिर हम सीखने के लिए उनके फार्म पर दोबारा विजिट करेंगे। और हम समझ रहे हैं कि रामकृष्ण भैया जी इनकार नहीं करेंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि उनके यहाँ प्रशिक्षण का भी व्यवस्था बना रहे हैं किसानों के लिए, तो आगे आने वाला समय में हम किसानों के लिए प्रशिक्षण का व्यवस्था मिलेगा, ताकि हम सब किसान लोग उनके फार्म पर जा जाकर और खेती का उन्नत तरीका और पूरा प्रोसेसिंग का तरीका सीख सकें। और रामकृष्ण भैया जी का जिस तरह से स्वागत किया, अद्भुत था। हम उनको पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं, पुनः बंधन अभिनंदन को करना चाहते हैं। और ऋण हमारे पर चढ़ा दिए, उस ऋण को हमें चुकती करना है। हम आप सभी को झारखंड में स्वागत करेंगे। आज का जो चर्चा है, योगाहार पर चर्चा करेंगे। योग के बारे में तो बहुत सारा चर्चा होता है। योग के विषय में तो यही मैं कहूँगा कि सभी लोग योग करें। योग के माध्यम से शरीर
मेरा स्वस्थ होता है। और योग, पतंजलि का अष्टांग योग एक जीवन जीने का पद्धति है और संपूर्ण इसमें जीवन का लक्ष्य समाहित है। योग से समाधि तक और मोक्ष प्राप्ति तक इसके माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो योग का जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन सभी का अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारे मनुष्य जन्म जो हमने पाया है और जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि हम ऐसे काम करें ताकि मेरा उद्धार हो सके और इस संसार का भी उद्धार हो सके। तो हम अष्टांग योग के माध्यम से इस सारे चीजों को पूर्ति कर सकते हैं। तो परम लक्ष्य योग का यही है कि हम समाधि तक पहुंचे, मोक्ष की प्राप्ति करें, सभी इच्छा कामनाओं वासनाओं से परिपूर्ण होकर हम जीवन मुक्त बन जाए। जीवन के यही लक्ष्य है। और इस जीवन में करूं, अगले जीवन में करूं, जब मैं करूं, लेकिन आदमी को करना ही करना है। हम जब इसको कर लें, अंतिम लक्ष्य मेरा यही है, जीवन मुक्त बन जाओ। हम अपनी इच्छा अनुसार जन्म लो, हम बाध्य होकर जन्म अपनी, हमारा जन्म का क्या कारण है? हमारी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, आकांक्षाएं, वो सब हमारे जन्म का कारण बनते हैं। तो हम इनसे मुक्त हो जाए, हम अपनी इच्छा अनुसार फिर जन्म लें, धरती पर जन्म लें। जैसे अब देवता भगवान जन्म लेते हैं, तो वही मेरा भी है, हम भी भगवान बने। हर व्यक्ति में भगवान परमात्मा बनने के सामर्थ्य है। तो हम भी अपने धीरे धीरे करके अपने गुणों को डेवलप करें योग के माध्यम से और आगे बढ़ें। जहाँ तक योग का तात्कालिक लाभ मिलता है, स्वास्थ्य लाभ, तो आध्यात्मिक रूप से तो बहुत आगे 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 चीज है, लेकिन सबसे पहला तो हमें स्वास्थ्य लाभ योग के माध्यम से हमें लेना चाहिए। नित्य प्रति योग करके खुद भी योग करें और लोग को भी योग कराएं, ताकि हम लोग सभी लोग स्वस्थ बने और स्वस्थ एक भारत का निर्माण करें। ताकि हमारे महापुरुषों ने, सभी लोगों ने जो संघर्ष कर रहे हैं भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, उसमें हम भी अपने रावण के युद्ध में राम सेतु जब निर्माण हुआ था, तो गिलहरी का जो रोल था, छोटा ही रोल था, लेकिन वो गिलहरी का जो भावना था बहुत ही उच्च कोटि का था। तो उसी भावना के साथ हम, भले हमारा सामर्थ्य कम हो, हम छोटे हों, लेकिन उसी समाज के, हम छोटे ही समाज के साथ हम इस भारत को विश्व गुरु बनाने में, भारत को विश्व शक्ति बनाने में और पूरे विश्व की मानवता को बीमारियों से, अनेक तरह की कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने के लिए भारत आगे बढ़े। हम भारत के वासी सब विश्व को संदेश दें, सुख स्वरूप संपूर्ण संसार में सुख शांति समृद्धि लाएं। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने तप कर रहा है, तपस्या कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे गुरुदेव स्वामी रामदेव जी, अन्य अनेक महापुरुषों ने तप कर रहे हैं, उसमें हम सभी भी योगदान उसमें करें। यही मेरा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इस योग के क्लास में हम लोग योग के साथ साथ आहार की भी चर्चा करते हैं। तो योग तभी सफल है जब मेरा आहार भी शुद्ध हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने शरीर में 3-4 चीजों को ग्रहण करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से भोजन, उसके बाद जल, फिर पानी, जल हो गया, भोजन हो गया, जल हो गया, फिर ऑक्सीजन लेते हैं, हवा लेते हैं, और चौथी चीज हम लेते हैं विचार। तो आज के समय चारों चीज मेरा प्रभावित हो गया है, चारों चीज दूषित हो गया है। मेरा भोजन दूषित हो गया है, मेरा जल दूषित हो गया है, मेरा हवा दूषित हो गया है, और विचार भी दूषित हो गया है। तो मेरा कोशिश ये होना चाहिए, हम सभी की कोशिश यही होनी चाहिए कि हम चारों चीज को शुद्ध रूप से हम अपने अंदर इंटेक करें, ग्रहण करें। तो फिर हम दिव्य जीवन की ओर बढ़ेंगे, स्वस्थ जीवन की ओर आगे हम बढ़ेंगे। तो भोजन की जहां तक बात है, हम किसान हैं, हम खेती करते हैं, तो मेरा दायित्व है कि जो भी हम अन्न उपजाते हैं उसको हम सही शुद्ध अन्न उपजाएं, जैविक अन्न उपजाएं, ताकि मैं और मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश उस शुद्ध अन्न का उपभोग करे और स्वस्थ जीवन जिए। तो योग तभी सफलीभूत होगा जब मैं योग के साथ साथ
भोजन भी शुद्ध रूप से लूं, जल भी शुद्ध रूप से लूं, हवा भी शुद्ध रूप से मुझे मिले, और विचार विचार भी मेरे को शुद्ध रूप से मिले। अब कैसे इन सारे चारों चीजों की शुद्धता कैसे हम बनाए, अब हमारे पर डिपेंड करता है, हमारे पर निर्भर करता है कि हम कैसे इसको शुद्ध करें। अब शुद्ध रूप से हमको इसको ले, तो हम किसान हैं, मेरा पहला चीज है हमको अन्न उपजाना। मेरा दायित्व है कि हम शुद्ध रूप से अन्न उपजाए और सभी को शुद्ध अन्न उपलब्ध कराने। मैं चर्चा करना चाहूंगा आज जो मैं किसानी के रूप में जो खेती कर रहा हूँ, जिन जिन फसलों का प्रयोग कर रहा हूँ, ऐसे मैं तो लगभग 20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से करने के बाद मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं गांव में जाऊं, गांव में रहूं और गांव की सेवा करूं। गांव के लोग सबसे, किसान वंचित होता है, मजदूर वंचित वर्ग होता है, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं गांव में रह के सेवा करूँ। आज मैं 20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ, जैविक खेती भी बहुत दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन जोगाहर कार्यक्रम से जुड़ने के बाद अब इसकी गति और तीव्र हो गई है। पहले मैं 1-2 एकड़ में करता था जैविक खेती, अब पिछले साल से करीब 5 से 10 एकड़ में जैविक खेती करना शुरू कर दिया हूँ। मेरे मुख्य फसलों में अभी जो मैंने अभी फसल लगाया है उसमें चर्चा करना चाहूंगा। बहुत सारे किसान भी इसका खेती कर रहे हैं। काला धान की खेती बहुत ही अभी प्रचलित हो रहा है, काला धान का खेती। और इसमें का मुख्य विशेषता है काला धान की कि इसमें एक शुगर फ्री होता है। शुगर के रोगी बहुत सारे हमारे विदेश में बढ़ गए हैं, करीब करीब 50% आबादी शुगर के रोगी हो गए हैं, तो ये शुगर फ्री धान होता है। दूसरा इसकी विशेषता है कि इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होता है। जितने भी चावल हमारे देश में बहुत सारे वेरायटी है, लाखों वेरायटी चावल का होता है, इसमें काला धान में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होता है। दूसरी विशेषता ये तो यही है। और तीसरी विशेषता है कि मैं इसको ऑर्गेनिक भी कर रहा हूँ। तो ये 3 विशेषताओं के साथ धान का हम खेती कर रहे हैं। 4 एकड़ का इस वर्ष का हम तैयारी किए थे, लेकिन इस वर्ष हमारे झारखंड में वर्षा का अभाव हो गया, इसी चलते 2 एकड़ में मैं कर पा रहा हूँ। और उस काले धान का अभी फोटोग्राफ हम अभी ग्रुप में डाले हैं, आप लोग देखेंगे काला धान कैसे। जो किसान नए हैं, जो नहीं जानते हुए काला धान कैसा होता है, उसका फोटोग्राफ देख लेंगे और आप भी कमेंट करेंगे कि कैसा फसल है। और विशेष इस खेती के बारे में और जानना चाहेंगे, ज्यादा तो जानकारी नहीं है काले धान के बारे में, इसी वर्ष नया से फसल लगाया हूँ। थोड़ा बहुत जितना जानकारी होगी इसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, दूसरी फसल मैंने लगाया हूँ संतरे की फसल। करीब 2 एकड़ में संतरा फसल भी लगाया हूँ। हालांकि ये आपके महाराष्ट्र का संतरा, नागपुर का संतरा फेमस होता है, तो फिर भी मैंने चोरी करके अपने झारखंड में इसको इस वर्ष लगाए हैं। अब देखते हैं फसल कैसा आगे से निकलेगा। फिर मैंने लगाया हूँ 1 एकड़ में केला। हालांकि केला भी अभी भुसावल का केला, महाराष्ट्र के केला बहुत फेमस होता है, प्रसिद्ध है पूरे देश भर में भुसावल का केला, लेकिन उसको भी चोरी करके हम झारखंड में, ऐसे तो देहात में हम लोग अपना खेती करते थे केला का, लेकिन इस वर्ष G9 का केला जो है एमपी से मंगाकर और हम अपने खेत में लगाए हैं। देखते हैं G9 का क्या रिजल्ट देता है। फिर अगला फसल मैंने लगाया हूँ फिर लेमन ग्रास। लेमन घास जिसको हिंदी में बोलते हैं नींबू घास। ये लेमन घास का पौधा है, बहुवर्षीय पौधा है। करीब अब फर्स्ट ईयर लगाने के बाद करीब 5 से 6 साल तक ये फसल देते रहता है। और इसकी खासियत है लेमन ग्रास की कि इसको कोई जानवर इसको चरता नहीं है, इसको खाता नहीं है। सबसे बड़ी खासियत है कि चूंकि हम हमारे झारखंड में बहुत ही जानवर का बहुत छूटा चलता है, और कुछ जंगली जानवर भी जिसमें बंदर, हनुमान, नीलगाय फसल बर्बाद कर देते हैं। तो वो ये फसल इसको कोई भी बर्बाद नहीं करेगा, कोई भी जानवर बर्बाद नहीं करेगा, ये इसकी सबसे मुख्य विशेषता है। दूसरी विशेषता इसकी है कि ये फसल बहुवर्षीय है, एक बार लगाइए 5 साल तक इसका आप इसका पौधे का लाभ लेते रहे। इसका मुख्यतः इसका तेल अर्क निकलता है, इसका तेल का उपयोग होता है जो मेडिसिनल यूज होता है, औषधि में प्रयोग में जाता है। सर्दी खांसी आदि के दवा इसके तेल से बनता है। और ऐसे भी हम लोग घर आंगन में बहुत लोग इसको लगा के रखते हैं, लेमन ग्रास को, नींबू घास को।
इसका चाय भी बहुत अच्छा टेस्टी बनता है, नींबू घास का स्मेल आता है, टेस्ट आता है। तो चाय के रूप में प्रतिदिन हम चाय पत्ती की जगह पर हम नींबू घास का प्रयोग करके हम चाय पी सकते हैं। इससे हमारा सर्दी खांसी भी ठीक होता है। मेरा इम्यून सिस्टम, जैसे गिलोय का हम प्रयोग करते हैं इम्यून बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए, उसी तरह से इसको इसका भी हम इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए चाय का प्रयोग कर सकते हैं। नित्य हम चाय का प्रयोग करें। चाय का प्रयोग बनाने के लिए एक दो पत्ता, एक इसका स्लिप निकाल लें, तोड़ लें, काट लें, और उसका कटिंग करके धोकर इसका हम दूध के साथ भी हम खौला कर चाय बना सकते हैं, या सादा सादा भी पानी के साथ हम गर्म करके शुगर की मात्रा डाल करके हम चाय बना सकते हैं। तो ये इसका एक भी प्रयोग है, हम लोग कर सकते हैं। विशेष व्यवसायिक रूप से जो हम लोग खेती अभी कर रहे हैं, करीब 2 एकड़ में हमने लेमन ग्रास लगाया है। तो मेरा प्लान यही है कि इसका हम तेल निकालेंगे व्यवसायिक दृष्टिकोण से, और तेल का फिर इसका मार्केटिंग करेंगे। तो तेल जिसका लगभग करीब 1500 रुपये, 1400, 1500 रुपये लीटर आगे पीछे वेरी करते रहता है, आगे पीछे होते रहता है। और करीब करीब 1 एकड़ में करीब इसका तेल करीब करीब 80 लीटर से 100 लीटर तेल निकलता है एक साल में। इस तरह से हमको लगता है कि करीब करीब 1 से 1.5 लाख का 1 एकड़ का प्रति एकड़ इसका उपज है। लगभग लगभग 1 एकड़ मान के चल सकते हैं। अभी तो हम इसका सत्यापन भौतिक रूप से अभी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर हम लेमन ग्रास खेती की है, और अभी फसल करीब करीब मेरा तैयारी की अवस्था में आ गया है। इसका करीब 1 महीना के बाद इसका कटिंग होगा, और इसका जो तेल निकालने होता है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि इसका प्रोसेसिंग होता है, बॉइलिंग होता है, और बॉइलिंग करने के बाद तेल निकलता है। तो बॉइलिंग के लिए भी इसका प्लांट हमें बैठाना है। इसमें करीब करीब 4 लाख 5 लाख रुपया बॉइलिंग प्लांट बैठाने का, डिस्टिलेशन प्लांट बैठाने का खर्च बैठता है। तो लेकिन हम प्रयास में कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट से इसमें मदद मिलता है। तो हमने कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से, अपने जिले के डीसी साहब, कमिश्नर साहब से बात किया हूँ, और उन्हें आश्वासन दिया है कि हम बैठा देंगे, खेती शुरू करो। तो बहुत जल्द ही अभी फिर दोबारा उनसे मुलाकात हुआ है, और उन्हें फार्म फिलअप करके देने के लिए बोला है, आश्वासन दिया है। और खुद मेरे फार्म पर भी विजिट करने के लिए उन्हें मैंने आश्वासन दिया है, और जल्द वो मेरे कमिश्नर साहब, डीसी साहब मेरे फार्म पर भी आने वाले हैं, और इन सारी फसलों को देखने वाले हैं। तो उसका हम विश्लेषण करेंगे, उसका तेल निकालेंगे, और उसके बाद उसका मार्केटिंग करेंगे। तो एक फसल, एक नींबू घास की फसल मैंने अपने खेत पर लगाया है, जिसका फोटोग्राफ हम इस ग्रुप में डाल दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। जो किसान एक नींबू घास के बारे में नहीं जानते होंगे, देख लेंगे पौधा कैसा होता है, और थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी होगा आप लोग पूछ सकते हैं इस क्लास के बाद, मेरे सेशन के बाद। तो ये 3-4 फसल मैंने लगाया हूँ। और मैं एक चीज बता देता हूँ कि जो मैंने संतरा लगाया है, इसमें इंटर क्रॉपिंग लगाया हूँ मैं। अलग अलग केला की खेती हो या फिर लेमन ग्रास हो और संतरा हो, मैंने अलग अलग कर नहीं लगा, इसमें इंटर क्रॉपिंग मैं किया हूँ। संतरे का साथ मैं इसमें मिक्स करता हूँ G9 केला, देसी केला इसमें मिक्स कर दिया हूँ। जैसे संतरा हम लगाए हैं 16-16 फीट की दूरी पर लगाए हैं, तो बीच बीच में जो मेरा जगह बच रहा था उसमें मैंने केला लगा दिया है, ताकि मेरा संतरा 4 साल 5 साल के बाद मेरा फल देगा, और बीच में जो 5 साल तक जो इंटरवल रहेगा, जो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो उस बीच में हम केला के फसल से हम पूर्ति कर लेंगे। मेरा केला जो लगा 3 साल 4 साल मेरा केला चलेगा, केला फिर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरा संतरा स्टार्टिंग हो जाएगा। तो इसी तरह से उसका इंटरक्रॉपिंग किए हैं। उसमें फिर आधे एकड़ में फिर केला पपीता कर दिए हैं, उसमें पपीता 2 साल 3 साल में खत्म हो जाएगा, फिर मेरा संतरा स्टार्टिंग हो जाएगा। इसके अलावा फिर मैं लेमन ग्रास में भी हम कर दिए हैं, संतरा कर दिए हैं, संतरा लगा दिए हैं, फिर उसमें लेमन ग्रास लगा दिए हैं। लेमन ग्रास मेरा 5 साल तक चलेगा, और 5 साल के बाद फिर लेमन ग्रास खत्म हो जाएगा, तो मेरा फिर संतरा स्टार्टिंग हो जाएगा। इस तरह से मैंने मैनेजमेंट हमने किया हूँ, ताकि मुझे संतरा जो लगाया हो उसका मुझे अभी तत्काल में मेरा नुकसान कोई नहीं हो। मेरा इधर लेमन ग्रास से और केला से, पपीता से, और इंटरक्रॉपिंग में हम कुछ टमाटर आदि सब्जी भी लगाए हैं, ताकि उनसे हम अभी तत्काल रूप से हम उसका मुझे लाभ मिलता रहे। तो इस तरह से फसलों का मैनेजमेंट बनाए हैं। और एक अगली फसल है जो इस वर्ष मैंने बांस बांस बोस मुझे बहुत अच्छा लगता है, बांस की खेती। और बहुत ही बांस को किसानों के लिए हरा सोना कहा जाता है, ये हरा सोना है।
ये तो येलो गोल्ड होता है, लेकिन ये ग्रीन गोल्ड है। ग्रीन गोल्ड से नाम फेमस है ये बांस की खेती। तो किसानों के लिए बहुत सुंदर चीज है ये, इसको एटीएम भी बोला जाता है। कैश क्रॉप है, एक बार लगाइए 50 60 60 60 साल तक इसका आप इसका लाभ लेते रहिए। अभी लगाए तीसरा साल, चौथे साल से इसका कटिंग शुरू हो जाता है, और हर साल ये अपना जब इच्छा हो तब इसका कटिंग करते रहें, जब इसका ग्राहक आ जाए और आप उसको बेच दीजिए। और वैसे भी बेच सकते हैं, हर साल बेच सकते हैं, 2 साल 3 साल पर बेच सकते हैं, 10 20 वर्ष पर भी बेच सकते हैं। तो बांस भी मैंने कुछ लगाया हो, हालांकि इस वक्त 1 एकड़ का प्लानिंग था बांस लगाने का, लेकिन जहां से मैं बांस का ऑर्डर किया था, बालकोहा वेराइटी बांस का बहुत अच्छा वेराइटी होता है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है। एमपी बड़वानी से, वहाँ के किसान हैं बलराम किसान, उनसे संपर्क किया था, लेकिन वो पौधा मैंने मुझे नहीं मिल पाया, नहीं लगा पाया। लेकिन आगे अगला साल करके हम करीब करीब प्लानिंग कर रहे हैं कि 5 10 एकड़ में बांस का भी प्लांटेशन करेंगे, और उसमें हम अच्छा देखने की कोशिश करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा मेरा कहने का मतलब है जो नौजुवा किसान है उनके लिए कि मैं संदेश देना चाहता हूँ। करीब मैं 20 वर्षों से मैं खेती कर रहा हूँ, तो मैं विशेषज्ञ तो खेती कर रही हूँ, लेकिन कुछ मैंने अनुभव प्राप्त किया है इस 20 वर्षों 20 25 वर्षों में, कि खेती को कैसे करना है, आर्थिक रूप से कैसे सशक्त बने, किसान कैसे सशक्त बने। अभी क्योंकि किसानों का सबसे बहुत बड़ा दयनीय स्थिति है। मोदी जी भी बार बार इसकी चर्चा करते हैं कि किसान की स्थिति खराब है, इसका 2022-23 तक किसानों का इनकम डबल करना है। तो मेरा जो अनुभव है, जो नौजुवा किसान है उनके लिए मैं जो आना चाहते हैं, खेती में जोड़ना चाहते हैं, तो वो फसल का मैनेजमेंट इस तरह से करें कि उनको आर्थिक रूप से परेशानी नहीं हो। वो उनको किसी तरह से उनको उनका इनकम ऐसा बना रहे तो उनको अपना पारिवारिक जीवन निर्वहन करने में वो अच्छा से आगे बढ़ते रहें। तो इसके लिए कुछ फसलों का चयन करना होगा और उसका समय का प्रबंधन करना होगा। इसमें मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना होगा कि हम फसल का चयन करते समय देखें कि हमको 1 2 महीना में कौन सा फसल जो हमको रिजल्ट दे वैसा फसल लगाए, फिर 6 महीना साल भर वाला फसल का हम मेरे व्यवस्था करें, कौन सा फसल लगाए, फिर 2 साल में फसल देने वाला मैनेजमेंट करें। इसके बाद खेती इस तरह से अपना जो मासिक होता है, ईयरली जो उनका खर्च होता है किसान का, उस तरह का मैनेजमेंट करें। इसके बाद फिर 20 जो जब किसान रिटायरमेंट हो, जैसे सर्विस मैन रिटायरमेंट करते हैं, और फिर जैसे सर्विस मैन को रिटायरमेंट के बाद देखो बहुत अच्छा हैंडसम पैसा मिल जाता है, और वो अपना फिर अपना आगे का जीवन फिर संचालित करते हैं। उसी तरह से किसान भी ऐसा मैनेजमेंट करे, ऐसा कुछ पौधा लगाए, बागवानी लगाए कि 20 वर्ष के बाद जब रिटायरमेंट करेंगे, 40 वर्ष 60 वर्ष के बाद जब रिटायरमेंट करें तो एक मुश्त पैसे उनको मिल जाए, ताकि फिर उनके आगे का बुढ़ापे का जीवन है उनका आसानी से कट जाए। तो इसमें कुछ फसल हमें ध्यान रखना होगा, हमको चयन करना होगा। जैसे कि मैंने लगाया हूँ, केला लगाया हूँ, तो मेरा 1 साल भर का फसल है, साल भर में मेरा रिजल्ट दे देगा। पपीता है, केला है, पपीता भी है, 1 साल भर के अंदर में रिजल्ट मेरा देगा। कुछ सब्जी की खेती कर रहे हैं, वो अपना 2 महीना 4 महीना में रिजल्ट दे रहा है, उसका आर्थिक रूप से मुझे फायदा मिल जाता है। संतरा मेरा है, अब वो 4 साल के बाद देगा, तो 4 साल के बाद नियमित रूप से ईयरली इनकम वो देना शुरू करेगा। तो इस तरह से जो वार्षिक जो खर्च होता है उसको मैनेजमेंट करने में, अन्य तरह के खर्च होता है उसको व्यवस्था करने में ये बागवानी सफल होगा। इसके बाद फिर मैंने आज से 20 वर्ष पहले शीशम का पौधा, करीब 1 से 1.5 हजार पौधा शीशम, सागवान, यूकोलिप्टस का पौधा लगाया था। आज हमको उसका रिजल्ट मिल रहा है, और इसमें मुझे आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो इस तरह से मैंने जैसी कि खेती में इंटर किए थे, तो पहला काम हमने बागवानी लगाया था। इमारती लकड़ी में शीशम, सागवान आदि पौधे लगाए थे। अब जो तैयार होकर फिर हम उसको अब हर साल उसको कटिंग करते हैं जलावन के रूप में, और इमारती लकड़ी के रूप में उसको लोग ले जाते हैं, और उसको मुझे लाभ मिल पा रहा है। तो फसल का मैनेजमेंट करते समय हम इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। और हम तो और स्टेट का बात नहीं कर सकते, लेकिन झारखंड में हम देखते हैं कि मेरा पठारी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और बहुत टाण वाला जमीन होता है। तो हम झारखंड के किसान के लिए भी मेरा संदेश है, या इस तरह के जलवायु और जो पठारी पहाड़ी इलाका है, इस तरह के जहाँ भी जैसे छत्तीसगढ़,
एमपी, इस तरह का ये स्टेट है जो पहाड़ी है, जंगली एरिया है, ऐसे क्षेत्रों के लिए मेरा एक सुझाव है कि बागवानी फसल जरूर लगाएं। बागवानी फसल में हमने ये अनुभव किया है कि अन्य फसलों की तुलना में बहुत लेबर कम लगते हैं, मेहनत कम लगते हैं, और और उसका पैदा जैसे कि अन्य फसलों से, धान, गेहूं, चना आदि की फसलों से ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट, 5-10 गुना, 20 गुना प्रोडक्शन दे देता है। जैसे कि मैं आपको जैसे संतरा का ही उदाहरण देता हूँ, तो एक पौधा करीब करीब 1 क्विंटल के आसपास में, 1.5 क्विंटल के आसपास में फल देता है। तो करीब करीब, और अगर 20 रुपए 30 रुपए का भी रेट मानो तो करीब एक पौधा करीब 2,000-3,000 का फल दे देगा। कटहल कटहल जो जैक फ्रूट है कटहल, वो करीब 2 क्विंटल, 3 क्विंटल, 4 क्विंटल तक ले फल देता है। तो इस तरह से एक 10 रुपए केजी के भी मांग करो तो 3,000-4,000 का एक पौधा फल दे दे रहा है। तो बागवानी में जो भी हम देखते हैं बहुत अच्छा, कम खर्च में अच्छा रिजल्ट देता है, तो हम बागवानी फसल पर जोर दें। कुछ खेत में हम अपना जो मासिक फसल होता है, धान गेहूं आदि फसल लगाएं, और साथ साथ कुछ 1-2 एकड़ में अगर सरप्लस खेत है तो 1-2-4 एकड़ 5 एकड़ में हम बागवानी फसल भी लगाएं, जिसमें फलदार भी हो सकते हैं और इमारती लकड़ी भी हो सकते हैं, बांस की खेती भी हो सकता है। तो अपने जगह जलवायु के हिसाब से इसका चयन हम कर सकते हैं। तो इस तरह से फसल का चयन करते समय हमें ध्यान रखें किसान लोग, तो फिर हमें परेशानी नहीं होगी। और आगे मैं कहना चाहता हूँ कि हम किसान हैं तो मेरा दायित्व है कि हम जैविक फसल उगाएं, फसल उपजाएं, और खुद के लिए, अपने परिवार के लिए भी जैविक फसल अन्न उपजाकर हम खाएं। और किसान अपनी समृद्धि के लिए फिर हम अन्य अनेक लोगों तक ले, शहर वासियों के लिए हम जैविक उत्पाद उन तक हम पहुंचाएं। तो मेरा प्लान है, जो मैंने ब्लैक राइस, काला चावल और काला नमक किरण के 2 वैरायटी 1-1 एकड़ में लगाया हूँ। तो मेरा प्लान यही है कि हम उसको प्रोसेसिंग करेंगे और पैकेटिंग करेंगे, और चाहेंगे कि आप सभी तक उसका हम उसको पहुंचाएं। हम सीएससी सेंटर भी चलाते हैं, सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, आप सभी को पता होगा। हमारे यहाँ पंचायत में सीएससी सेंटर स्थित होता है। पूरे देश भर में हर पंचायत में सीएससी सेंटर मौजूद है। और मेरे यहाँ प्रज्ञा केंद्र के नाम से जाना जाता है सीएससी सेंटर को, और बिहार में वसुधा केंद्र के नाम से जाना जाता है। इस तरह से अलग अलग स्टेशन से अलग अलग नाम है, लेकिन मूल नाम इसका कॉमन सर्विस सेंटर है, जिसमें अनेक तरह से, सब तरह के डिजिटल सेवा इसे प्रोवाइड किया जाता है। इसमें बैंकिंग सर्विस, अनेक तरह का सर्विस इसमें दिया जाता है, तो उसका भी संचालन करते हैं। और इसमें एक सर्विस अभी आया है, एक ग्रामीण स्टोर, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि जो मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म है, पतंजलि का ऑर्डर मी ऐप है, इस तरह का अनेक प्लेटफॉर्म है। इसी तरह से एक ग्रामीण स्टोर करके एक इसमें ऐप आती है, इसमें एक सर्विस है। आप गूगल प्ले स्टोर से ग्रामीण स्टोर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके माध्यम से अपने प्रोडक्ट का, जो भी किसान हम अपने अपने यहाँ जो प्रोडक्ट उत्पादन कर रहे हैं, धान गेहूँ चावल आदि यदि हम कर रहे हैं, इसमें हम ऐड करके अपने प्रोडक्ट को पूरे पूरे इंडिया में इसका हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और इसका पहुंच बना सकते हैं। ग्रामीण स्टोर का पूरे एक एक गांव में, पूरे करीब 6-7 लाख पूरे इंडिया में गांव है, सभी गांवों तक इसका पहुंच है ग्रामीण सीएससी सेंटर का। और सीएससी सेंटर में ग्रामीण स्टोर एक सर्विस है, इसमें मौजूद है। तो एक इस सर्विस से भी हम किसान लोग अपने प्रोडक्ट को हम बेच सकते हैं, और जो अन्य लोग हैं इस ग्रामीण स्टोर के माध्यम से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, हमारे तक पहुंच सकते हैं। तो आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में, और अच्छा सर्विस है। हम एक दूसरे के बीच में कनेक्टिविटी इसके माध्यम से हम बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं, एक माध्यम ये भी है। तो मैं पैकेटिंग करके हम कोशिश करूंगा, इस वर्ष मैं डालूंगा ग्रामीण स्टोर पर, अपना प्रोडक्ट ऐड कर दूंगा। इसके अलावा फिर मैं कोशिश किया हूँ कि अपने रिलेशन में आप सभी तक ले ब्लैक राइस पहुंचाऊं, अपने शहर के वासियों, अपने मित्रों, अपने जो गवर्नमेंट सर्विस में लोग हैं उन तक हम, सर्विस वाले तक हम, शहरवासियों तक हम चावल व्यक्तिगत रूप से पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरी समृद्धि भी बने और उनको भी शुद्ध रूप से जैविक चावल गेहूं आटा सारा चीज उनको उपलब्ध हो सके। तो ये सब बातें हैं, और इस तरह से हम स्वस्थ बने, समृद्ध बने, मेरा भारत वैभवशाली बने, हम विश्व गुरु बने। इन्हीं कामनाओं के साथ सभी को वंदन, सभी को प्रणाम, धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय ओंकार नाथ जी। भारत हमारा समृद्ध बने, विश्व गुरु बने, शक्तिशाली बने, इस कामना के साथ और महत्वपूर्ण आज अपना मार्गदर्शन दिया है, सदन में अपनी बात रखी है और गर्व होता है हमें किसान पर। और आज हमारा जो उद्देश्य है युगाहर कार्यक्रम का, मैं चाहूँगा हमारे किसान भाई जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, किसी किसान भाई का हमारे ओंकार नाथ जी से कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई अपनी बात रखना चाहता है तो आमंत्रित है। ओम जी। जी ओम। ओम सदन को प्रणाम। ओम ओम जी। आदरणीय जी से मेरा प्रश्न था कि वो ब्लैक राइस है जो काली धान लगाते हैं, तो उसकी पैदावार क्या होती है और कितने दिन की वैरायटी है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। जी भैया नमस्कार। भगवान दास भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे संवाद करने के लिए। आपने प्रश्न किया है। ऐसे तो ज्यादा हम अभी नया नया फसल मैं लगाऊं, ज्यादा इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन अन्य वैरायटी की तुलना में 10 दिन 15 दिन ये थोड़ा सा हैवी वैरायटी है, थोड़ा सा ज्यादा दिन टाइम लेता है, क्योंकि मैंने एडवांस में खेती किया था और फर्स्ट में जो खेती होता है वो पहले हम लगा दिए थे, 15 दिन 10 दिन पहले लगा दिए थे। अब मेरा ये धान आपने अभी फोटोग्राफ इसमें डाले हैं, आप देखे होंगे बाली फूट गया है और इसमें दाना भर रहा है। तो 10 दिन 15 दिन लेट वैरायटी है, ज्यादा दिन नहीं है, और इसमें पानी कम लगता है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। और पैदावार के जहाँ तक बात है तो थोड़ा सा चावल थोड़ा सा कॉस्टली है, तो पैदा पैदा तो कम होता है। हालांकि अगले किसान के पास से जहाँ से हम लाए थे तो उन्होंने बताया था करीब 1 मन कट्ठे की दर से जाता है, करीब करीब 1 एकड़ में करीब 30 मन 35 मन। लेकिन मैं जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, मेरा जिस तरह से बाली मेरा निकला है वो 2 मन से ऊपर जाएगा, 2 मन से ऊपर पैदा जाएगा, करीब करीब मतलब 1 कट्ठे में 50 केजी जाएगा, 1 एकड़ में करीब 54 से 60 मन करीब करीब जाना चाहिए, लगभग लगभग। अब कटिंग करेंगे इसका, अब निकालेंगे, उसके बाद ही हम पूरा अनुभव इसमें बता सकते हैं, लेकिन मेरा अनुभव के 2 मन से ऊपर जाएगा करीब। जी धन्यवाद। ओम ओंकार भाई, मेरा रिक्वेस्ट था कि आप ये ग्रामीण स्टोर का सही स्पेलिंग चार्ट बॉक्स में अगर दे दे तो उसको डाउनलोड करने में सुविधा होगी। ई ग्रामीण स्टोर, ई ABCD ई ग्रामीण GRAMIN ग्रामीण स्टोर STORE, ऐसे हम डाल देंगे उसका चैट बॉक्स में डाल देंगे। ई ग्रामीण स्टोर आप प्ले स्टोर में करेंगे, आप तुरंत इसमें ऐप खुल जाएगा, उसमें 3 4 ऐप आएगा। एक कस्टमर का आ जाएगा, एक भेली का, जो हम लोग भेली होते हैं, कृषि सेक्टर ऑपरेटर होते हैं, उसका ऐप आता है, और एक डिस्ट्रीब्यूटर ऐप आता है, 3 और एक जो डिलीवरी बॉय होता है डिलीवरी ऐप, 4 ऐप इसमें खुलता है। तो आपको डाउनलोड करना है ग्रामीण स्टोर का कस्टमर ऐप डाउनलोड करना है, तो हम इसका डाल देंगे। जी धन्यवाद। मैं कोशिश कर रहा था तो वो नहीं दिखाई पड़ा, तो हम सोचे कि हाँ, आप उसको टाइप करेंगे ई ग्रामीण स्टोर, ABCD ई लिखेंगे, उसके बाद ग्रामीण GRAMIN ग्रामीण स्टोर STORE, आप इतना टाइप करेंगे तो तुरंत आपको खुलेगा, देखेंगे आप 3 4 तरह का एक खुल जाएगा, उसमें आपको डाउनलोड करना है ग्रामीण स्टोर। और उसमें 4 ऐप में एक तो कस्टमर के लिए जो होता है वो ग्रामीण स्टोर होता है, फिर भेली जो हम लोग कृषि ऑपरेटर है वो हम भेली वाला ऐप हम लोग डाउनलोड करते हैं, और फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर स्टोर डाउनलोड करते हैं, और एक जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो डिलीवरी वाले की ऐप डाउनलोड करते हैं। जी ऐसे हम डालूंगा इसका। जी आदरणीय ओंकार नाथ जी, ओम जी नमन। जी सर। ओंकार नाथ जी जी, जी ये सर। आपने फेसबुक में डाला था इसको, तो धान जी खेती में, और हमने जी 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 भी कमेंट किए थे कि कमेंट किए थे, आप देखे भी हैं कि इसे धान से जो चावल निकलेगा, शायद वो धान का चावल काला नहीं होगा। तो क्या हम जानना चाहता हूँ, उस काले धान से जो चावल निकलेगा, ये निकलता है, वो वास्तव में काला होता है कि धान ही केवल काला होता है? इधर भी हमारी इधर खेती होती है, हम देखते हैं। मेरे यहाँ तो हम तो ललाट धान किए हैं, तो बात है कि जैविक भी किए हैं, तो
तो हम जानना चाह रहे थे आपको फेसबुक में, लेकिन आपने शायद नहीं देखे होंगे, तो वही जी जी जानना जी चाह जी, रहे थे। धान देखा काला है है, देखा है, चावल आज भी भी काला प्रश्न किया निकलेगा है। क्या? तो हम सोचे थे कि हम आपसे फिर पर्सनली बात करके उससे बात करेंगे। तो हम आपने जो कमेंट किया था कि धान कैसा, चावल इसका कैसा निकलेगा, तो इसमें दो वैरायटी है जहां तक मुझे जानकारी है। दो वैरायटी है, एक काला धान है और एक दूसरा वैरायटी है काला नमक किरण। दोनों शुगर फ्री है और दोनों हाई, पूरा हाईली न्यूट्रिएंट धान चावल है। तो एक काला जो धान है, काला जो चावल है, इसमें का चावल भी काला है, इसका चावल भी अच्छा। काला है। और इसका जब हम बनाएंगे तो काला ही रहेगा। तो तो इसका काला पर नहीं जाए, इसके गुणों पर जाए। ये बहुत ही इसका, इसमें जैसा कि बताया गया है, ये बहुत ही हाईली न्यूट्रिएंट इसमें भरा हुआ है। सबसे मुख्य विशेषता इसमें पोषक तत्व अन्य चावलों के मुकाबले में लोहा, तांबा और जितने सारे पोषक तत्व हैं, भरपूर मात्रा में मौजूद है। और दूसरा चीज शुगर फ्री होता है। शुगर वाले रोगी इसको आराम से खा सकते हैं। कहीं चावल में डॉक्टर लोग मना कर देते हैं कि नहीं चावल नहीं लेना है, शुगर का मात्रा होता है, लेकिन आप इस चावल को आराम से खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑर्गेनिक तो कर ही रहे हैं, साथ साथ ये भी एक है, भी खासियत है। और इसमें खुशबू भी होता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है खुशबू भी होता है। अभी तो अब इसको अब बनाया नहीं है, अब एक महीने में फसल कट जाएगा तो फिर हम इसका फिर अनुभव फिर बताएंगे विशेष करके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जी ओमकारनाथ भैया जी, और इसकी प्राइस जी कितनी दीदी, होगी? जी दीदी, इसका प्राइस तो हम तो अमेजन पर देखा है, अमेजन फ्लिपकार्ट पर इसका देखा प्राइस, तो करीब बहुत सारे कंपनी लोग इसमें डाला हुआ है। तो उसमें देखिएगा 300, 350, 400, 500 रुपये केजी तक ले जाता है ये चावल। तो लेकिन मैं उतना चावल रेट नहीं रखूंगा। हम जो सोचा है कि करीब उसको 50% हम रेट रखेंगे, करीब से 100 से 150 रुपये केजी के आसपास में रखेंगे। और वो, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी दीदी। जी बहुत बहुत धन्यवाद ओमकारनाथ भैया जी। मैं रघुवीर सिंह रावत बोल रहा हूँ देहरादून से। हाँ सर, नमस्कार। हाँ सर, ओमकार नाथ नमस्कार जी, सर। आपने कहा कि ये चावल जो ये मुझे लग रहा है ये 54-54 मन होगा ये एक 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 एकड़ एकड़ में, में। जैसे मैंने सुना। मतलब तो ये जी जी। ये लगभग लगभग 20-22 क्विंटल हमारे हिसाब से। मन हमारे यहाँ 40 किलो केजी का होता है, तो जी आपके यहाँ क्या छोटा है या जी जी, मन का मतलब मेरे यहाँ तो 25 केजी का मन चलता है। कितने का? 25 केजी, 25 केजी, 25 केजी 25। का मन है मेरे। हाँ, 25, 25। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे वही यहाँ मेरे कंफ्यूज हो यहाँ रहा था। 25 का गन्ना करते हैं। 25 का मन, 25 केजी का मन। जी 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 जी, धन्यवाद। जी। जी। और हमारे किसान भाई का किसी का कोई आदरणीय ओंकारनाथ जी से बहुत अच्छा संवाद चल रहा है। अगर किसी का कोई सुझाव भी हो तो सादर आमंत्रित है। लेमन ग्रास के बारे में बहुत अच्छा फसल है। जिनके यहाँ पानी का अभाव है, जिनके यहाँ जानवर, जंगली जानवर का जो परेशानी होता है, जंगली जानवर फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो एक लेमन ग्रास का फसल है, किसान लोग इसमें बढ़ सकते हैं। और लेमन ग्रास के बारे में बता दूं तो अभी लेमन ग्रास का तेल जो होता है बाहर से आयात करना पड़ रहा है। तो बहुत इसका भारी डिमांड है, बहुत मांग है, मार्केटिंग में कोई परेशानी नहीं है। और इसका एक खास विशेषता है कि एक बार जब आप इसका तेल निकाल लेंगे, इसका ऑयल जब निकाल लेंगे तो खराब नहीं होता है, बरसों तक ले खराब नहीं होता। आप आराम से जब चाहे तब बेचते रहें, कोई परेशानी नहीं है। तो हमके बहुत सारे फसलों में जो बेचने में जो परेशानी होता है, मार्केटिंग में परेशानी होता है, खास करके सब्जी वाला फसल जो करते हैं, तो उसमें होता है कि आज सब्जी तैयार है तो आज ही तोड़ना है, अब आज ही बाजार में बेचना है। तो इन चीजों से उसमें छुटकारा है। आराम से आप पैदा करें, एक बार फसल लगा दें, 5 साल तक इसका कटिंग करते रहें, सिर्फ कटिंग करते रहें, पानी खाली देते रहें। और पानी का अभाव है, गर्मी में सूख भी जाता है, पानी नहीं भी है तो भी फसल कुछ नहीं होगा, सूख जाएगा गर्मी में। जैसे फिर आषाढ़ आएगा, जब पानी शुरू, बरसात शुरू होगा तो फिर फसल पूरा बेग के साथ फिर फसल पूरा हरा हो जाता है और फिर अपना वैसी फिर आ जाता है। तो बहुत सुंदर फसल है, इस खेती को कर सकते हैं। साइड के रूप में यूपी में और भी बहुत सारे स्टेट में तो बहुत बड़ा स्केल पर इसका खेती हो रहा है। तो झारखंड में, एमपी में और स्टेट के किसान इसको अपना सकते हैं। जी
आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। सदन को नमन। ओमकार जी को ओम। मैं आपसे ओमकार जी ये बोल रहा था कि ये धान का सीड आप हमारे लिए रख लीजिएगा, तो इसका बीज आप क्या हमको उपलब्ध करा पाएंगे? जी कोशिश करूंगा भैया, कोशिश करेंगे कि धान का सीड, चूंकि हम जो भी मेरा धान इस पर पैदा होगा, बहुत सारा और लोगों ने डिमांड किया है सीड के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि 50% हम धान सीड में तैयार करेंगे और 50% जो मेरा प्रोडक्शन निकलेगा वो सब चावल बनाएंगे। तो नहीं, हम दोनों आपसे इतना निवेदन है कि केवल आप हमारे लिए 10 किलो बचा के रख लें। जी 10 जी किलो ही जी चाहिए। जी 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 जरूर कोशिश करेंगे भैया। जी भैया, जी जी आपसे जी तो बहुत आपसे प्रभावित है। आपका जो जुनून है, आपका जो कार्य करने की क्षमता है, आपका जो प्लानिंग है, बहुत सारी चीजें हमको सीखने के लिए मिला आपके फार्म पर आकर। और फिर हम कोशिश करेंगे, अब जब से मौका समय मिलेगा तो फिर आपके फार्म पर आएंगे, सीखने आएंगे कि जो आपने बहुत सारा जो सिस्टम जो तैयार किया है, और खास करके जो हम तैयार करना चाहते हैं ड्रिप सिस्टम से जो खाद देने का जो सिस्टम है वो हम थोड़ा सीखना चाह रहे हैं। तो हम फिर सीखेंगे, आएंगे। ड्रिप सिस्टम भी हमने लगाया है, तो वो देखने आएंगे। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बस एमएल आप गौर हमारे साहब। लिए 10 किलो रख लीजिए। सर ओम, सदन को ओम। मैं ओमकार नाजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें 10 किलो और ऐड कर लेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। जी मेहरबानी लिए तो धान का मेरे लिए मेहरबानी तो बात हुई आता, मेरे लिए तो तो सौभाग्य है। रघुवंशी जी और हमारे साथ आने में ये होगा कि एक ही जगह आ जाएगी और एक ही जगह हम लोग यहाँ से सबसे ले लेंगे, तो बढ़िया हम होगा। देखते हैं कि इसको, हाँ देखेंगे कि इसको पैकेटिंग कर दें, 5 kg के 10 kg के पैकेटिंग हम तैयार करने की कोशिश करेंगे कि इसका पैकेटिंग कर कैसे हम आप तक ले पहुँचाएं। हम बात करेंगे कोरियर वाले से, और देखेंगे ग्रामीण स्टोर के माध्यम से अगर हम वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ऐड करके इसको पहुँचाने की कोशिश करें। जी भैया, जी धन्यवाद। जी ओम। 2 दिन से जुड़ नहीं पाया सर, वही सर्दी खांसी का इन्फेक्शन ऐसे हो गया है, तो 2 दिन का लाभ नहीं ले पाया मैं। आज फिर मैंने कहा थोड़ा हिम्मत तो हुई, मैंने कहा चलो, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी थोड़ी सर्दी खांसी की। ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का मौसम खराब है नहीं वो और हाँ जी 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 बदल रहा है। हाँ जी 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 जी। जी सदन को ओम। और आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। सदन को ओम, सादर प्रणाम। मैंने सन 18 में 2 एकड़ में एक काला चावल बेंगलोर से लाके लगाया था श्री श्री के आश्रम से, और बहुत मेहनत की थी मैंने उसमें। अजोला वगैरह सब डाला था, पूरा नैसर्गिक किया था, खाद भरी थी उसमें। उसके बाद वो उत्पादन मिला था मुझे लगभग 40-42 क्विंटल 2 एकड़ में। और उसका जब चावल निकाला मैंने, तो पूरा का चावल एक साथ निकलवा लिया था, ये शायद ये गलती थी मेरी। तो निकालने के बाद लेने को तो बहुत लोग बोलते थे कि हम लेके जाएंगे हम लेके जाएंगे, जब हम लगा रहे थे तब काफी लोग देखने आए थे। इवन एक आदमी तो इंदौर में एक मेला लगा था, तो वो मेरे यहाँ तेलंगाना से देखने आए, किंतु ले किसी ने भी नहीं गया। और बाद में जो है मुझे 60 रुपए किलो मैंने पूरा चावल अपने ग्रुप में योगाहार कार्यक्रम से जुड़े बसंत भैया को दिया। पूरा की पूरा चावल उन्होंने, उनकी मैं फिर भी मानता हूँ कि उनकी मेहरबानी थी कि वो 60 रुपए किलो भी बिक गया। अदरवाइज मैंने 2 साल में इंदौर मेला ले गया, दिल्ली के प्रगति मैदान के मेले में भी ले गया था, और जो छोटे मोटे मेले लगते हैं सब जगह ले गया, कहीं भी चावल बिका ही नहीं मेरा। अपने पैकिंग भी अच्छा बना दिया था मैंने, इसके बावजूद भी नहीं बिका। मुझे काले चावल का अनुभव मेरा बड़ा खराब रहा, तो सदन को मैंने कहा कराऊं अवगत। 30 क्विंटल चावल नहीं बिक पाया 3 साल, 3 साल में। जी भैया, मेरा जहाँ तक मेरा कहना है कि इसमें परेशानी तो मार्केटिंग में परेशानी है, और खास करके हम नए किसानों के लिए तो बहुत ही परेशानी है कि हम कैसे मार्केट तक पहुंचे। मार्केटिंग इतना आसान अगर रहता तो सभी किसान लोग मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि रेट जैसे हम धान उगाते हैं तो 10 रुपये 15 रुपये केजी बेचते हैं, और चावल वही चावल के बाजार में आ जाता है तो 40 रुपये 50 रुपये 100 रुपये केजी हो जाता है। तो बहुत बड़ा एक गैपिंग है, बहुत बड़ा अंतर है।
तो ये गैपिंग अंतर लाभ लेने के लिए तो थोड़ा सा मेहनत तो है ही, कोई आसान चीज नहीं है मार्केटिंग। अगर आसानी रहता तो सभी किसान लोग कर लेते। फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से हम अपना अभी अब एक बहुत सारा आ गया है, बहुत तरह के प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका हम कोशिश करेंगे कि हम इसको बेचने का प्रयास करें। और हम मेरा मेरा सुझाव तो मेरा यही है, और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि शुरू में हम कम ही उपज करें, जितना हम बेच सकते हैं वो कम ही करें, ज्यादा नहीं करें। इसीलिए मैंने ज्यादा नहीं, 1-2 एकड़ में हमने किया है, ताकि मेरा वो बिक सके आसानी से, ज्यादा परेशानी नहीं हो। और मैंने तो ये तय कर लिया कि भाई नहीं बिकेगा कोई बात नहीं, हम घर में यूज करेंगे, अपना घर में भी खाना है। हालांकि ये चावल बहुत खुशबूदार है और शुगर फ्री है, और जैसे कि न्यूट्रिएंट इसमें भरा हुआ है, तो हम जानेंगे जो लोग ज्यादा तो स्वास्थ्य कॉस्टली दे तो ज्यादा किसान लोग तो नहीं खरीदेंगे। 100 रुपये 150 रुपये भी केजी अगर बिकता है तो लोग ज्यादा करेंगे। फिर भी लोग खीर बनाने के लिए, घर में खीर बनाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, या जो शुगर के रोगी हैं वो अपने व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करने के लिए 5-10 किलो तो हमको लग रहा है जो अच्छे फैमिली है वो खरीद सकते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से भी अपने दोस्तों मित्रों के यहाँ भी हम प्रचार प्रसार करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें मार्केटिंग करने में, एकाएक मेरा बिकना शुरू नहीं हो जाएगा, लेकिन हम अपना ऐसा व्यवस्था बना लें कि धीरे धीरे करके मेरा सामान जैसे कि सभी लोग पता होना चाहिए, सारे रिलेशन में पता होना चाहिए, सारे दोस्तों को पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम सभी अपना अपना पहुंच बना करके हम थोड़ी धीरे धीरे करके हम अपने सारे प्रोडक्ट को हम बेच सकें। तो अपना एक बेस ऐसा बना लें कि हमारे पास, हम किसान हैं, मेरे पास जो भी प्रोडक्ट निकल रहे हैं जैविक है, और इसका हम सर्टिफिकेट भी हम धीरे धीरे करके प्राप्त कर लें। तो उम्मीद है कि हमारा धीरे धीरे मेरा 50 साल जब हो जाएगा तो धीरे धीरे मेरा माल निकलना शुरू हो जाएगा जी। और 1 मिनट कहना चाहूंगा, मैं इंदौर में कृषि मेला लगा था 3 दिन का। 3 दिन में पूरे इंदौर के लोग आए हुए थे उसमें, और मैंने वहां पे कुल 100 किलो चावल ले गया था, 1 कुंटल वो बस से ले गया था, वहां पे रखा। 3 दिन में मेरा चावल कुल बिका था 25 किलो कृषि मेले में, जिसमें कि पूरे देश के लोग आए हुए थे। कुल 25 किलो चावल बिका, और इसके बाद 75 किलो में वहां किसी को दे के आ गया। फिर उन्होंने मेरे को 4 महीने बाद पैसे पहुंचाए। और अभी कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ कि अभी इस साल मैंने जो है नया एक चावल लगाया है, जिसको मैजिक चावल कहते हैं। असम से 1 किलो बीज बुलवाया था मैंने उसका, जी। और मैजिक चावल बोलते हैं इसको, कि पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठंडे पानी में रख देने के 1 घंटे बाद उसको खा सकते हैं। तो वो मैंने ज्यादा नहीं बुलाया, ज्यादा से ज्यादा 1 कुंटल चावल मतलब मेरे निकलेगा उसका। तो मैं सोचा कि यदि होगा तो ठीक, नहीं तो अपन खुद खाएंगे इसको। शरद भैया आपकी बात, सॉरी प्रदीप भैया आपकी बात बिल्कुल सही है कि मार्केटिंग बहुत टफ विषय है। हम लोग ने क्या किया कि 2 साल पे हमने उल्टा किया था, जैसे कि मैंने बताया था जितने लोग आए थे भ्रमण पे, हमने उल्टे चले, उधर से ऊपर से आए, पहले मार्केट तैयार किया फिर ग्रो किया। तो हम ग्रो अकॉर्डिंग टू द डिमांड, जितना डिमांड रहता था उसके अकॉर्डिंग अपन ग्रो के मॉडल पे जाते तो शायद वो हो जाता। और रही बात यह है कि आप सही बोल रहे हैं कि अभी क्या वैल्यू एडिशन करके बेचने का ही जमाना है। वो कोई भी चीज आप कितने अच्छा, आप ये कहिए कि आप हूर का भी सामान ले आओ या कोई डायमंड भी ले आओ, तो आदमी को बोलोगे डायमंड है तो उसको ऐसे नहीं, उसको आपको कन्वेंस करना। और मार्केटिंग वास्तव में एक टफ सब्जेक्ट है। जितना हमारा, जैसे आज घी भी 1800 रुपए किलो बिक रहा, तो ऐसा नहीं कि हमने ले जाके घी रखा और 1800 रुपए किलो में वो घी बिक गया। उसमें क्या है कि हमारे जो कस्टमर है वो पहले से फिक्स है। पहले हम कस्टमर तैयार करते हैं, फिर इसके बाद में ग्रोइंग पावर बढ़ाते हैं। तो हम पहले क्या करें कि अपने क्या जो आपका फार्म है उससे आप एक लिमिट बना लीजिए कि मुझे 100 किसानों को या 100 परिवारों को जोड़ना है। 100 परिवारों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद हम बढ़िया, उसको एक तरीका होता है, उनको इनवाइट कीजिए, इनवाइट करके वो आएंगे फार्म विजिट पे, देखने आएंगे, हाँ अच्छा यहाँ चीजें ग्रो होती हैं। जब भी फिर आपके फार्म का नाम जाएगा तो फिर वहाँ ना तो बार्गेनिंग होती है ना कोई रेट की बात होती है। तो पहले आपको एक प्रीमियम वर्ग से बात करनी पड़ेगी या प्रीमियम वर्ग के लोगों को जोड़ना पड़ेगा, जो लोग उसकी उपयोगिता जानते हो। अब वो आते ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो वो वाली विषय है यहाँ पे कि अगर आप जिसकी परचेजिंग पावर बिलो 50 रुपीज है, वो अभी अपना 100-150 का चावल कैसे ले पाएगा।
तो वो वही विषय है कि अभी थोड़ा सा हमें को परचेजिंग पावर कैसे लोगों की बढ़ा सकते हैं, उसमें आपको पहले मार्केट तैयार करना चाहिए अपने सभी लोगों को, और इसके बाद उसके अकॉर्डिंग डिमांड करना। जैसे हमारा अभी 2 कुंटल बिका तो हम 2.25 कुंटल पे जा सकते हैं, ये नहीं कि 4 कुंटल कर दें उसको। जी ओम। जी बहुत सुंदर। ओम, जी सब ये इसी बात पे से मुझे याद आ रहा है कि ये होशंगाबाद में जो गरिमा गैस एजेंसी वाले हैं ना, इन्होंने जो दूध डेयरी डाली है, तो वो पहले वही बताते हैं कि भैया दूध लेने के पहले उनका शायद 100 रुपये लीटर दूध जाता है, वो भी बोले मैं गाय को क्या खिलाता हूँ, भैंस को क्या खिलाता हूँ, वहाँ जाके देख के आइए तब मेरे से दूध लीजिए, नहीं तो मैं नहीं दूंगा आपको। तो वो पहले दिखाते हैं, तो वो ऐसे करते, उनके ऐसे कस्टमर बढ़ रहे हैं और फिर वो कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं। तो बात सही बताई आदरणीय रघुवंशी जी ने। और वो बुजुर्ग लोग कहते थे ना सर, चिल्लाने वालों के बूढ़े बिक जाते नहीं तो वो ज्वार रखी रहती है। तो मतलब चिल्लाने वाले का मतलब बोलते हैं कि उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करना है या उसके बारे में बताना है कि ये एक ऐसी चीज़ है या इसकी क्या विशेषता है। तो वास्तव में ये हमें फार्मूला अपनाना चाहिए। तो बहुत अच्छा एक प्रयास सर। ओम। जी, मेरा कहना है कि अभी हमारे सौभाग्य है कि हमारे बीच में रामकृष्ण भैया जी इतने विशेषज्ञ मौजूद हैं। मेरा सभी का सौभाग्य है, और मार्केटिंग के विशेषज्ञ हैं, और प्रैक्टिकल अनुभव उनके फार्म पर हम लोग ले सकते हैं। और रिक्वेस्ट करेंगे रामकृष्ण भैया के मार्केटिंग का, जो भी किसान पहुंचे वो मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे उसका प्रोसेसिंग करना है, कैसे बाजार तक पहुंचाना है, ये विशेषज्ञ हैं। और तो उनका लाभ हम सभी को मिलेगा, और हम कोशिश करेंगे सभी सभी लोग इनसे लाभ लें। जी जी, हम लोगों ने हाईएस्ट हनी जो बेचा है वो 3,000 रुपये किलो बेचा है, और गेहूं का हमारा 160 रुपये किलो गया है, और गोबर गाय का हमने 900 रुपये किलो बेचा है। अब वो 900 रुपये किलो बताइए। कैसे बेचते हैं उसकी एक क्लास होती है। पर्टिकुलरली मेरा चैप्टर है, नाबार्ड के साथ मैंने काम किया है वैल्यू एडिशन पे, तो एक मार्केटिंग का चैप्टर है जिसमें वो साल भर में 1 से 1.5 लाख रुपए की पेमेंट करते हैं मुझे विभिन्न विभिन्न एनजीओ के माध्यम से, जिनमें हम उन्हें मार्केटिंग सिखाते हैं। तो आप ये मत समझिए कि आप ग्रो कर लिया तो आप अच्छे मार्केटिंग करने वाले भी बन गए। आपको मार्केटिंग के लिए अलग से प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, कुछ ट्रिक्स होती है, वो ट्रिक को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी मार्केटिंग के लिए अगर सोचा जाए तो 1 हफ्ते का प्रशिक्षण है, लेकिन फिर भी मिनिमम 1 से 2 दिन का आपको मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। उसमें प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। हमने अभी आप गाय का गोबर कोई 900 रुपए किलो कैसे खरीदेगा? जब तक आप उसमें वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तब तक वो नहीं बिकेगा। दूसरा सबसे मेन चीज होती है मार्केटिंग में आपका प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं ये मैटर करता है। आपने कहा ना, आपने सुना होगा कि मरा गधा भी बिक जाता है, बेचने वाला होना। तो जो बेचने की जो सेल्स की ट्रिक होती है, लोग बच्चे आप 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए खर्च करके एमबीए करते हैं, और एमबीए करने के बाद में फिर अल्टीमेटली जाना उसको उनको प्रैक्टिकली उसी पे जाता है, पड़ता है। उसमें एक प्रेजेंटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो एक दिन अपन सदन में रखेंगे इस चीज को कि आप अपने उत्पाद का प्रेजेंटेशन कैसे करें। चाहे आपने गाय के गोबर से उपले बनाए हो, चाहे आपने चावल पैदा किया हो, चाहे आपने गेहूं पैदा किया हो। अगर गेहूं को बेचना है तो फिर कैसे बेचना है, और मार्जिन इन द मॉप का फार्मूला कैसे यूज करना है। तो कुछ फार्मूलेज होते हैं, कुछ ट्रिक होते हैं। ये जो एमबीए का निचोड़ है वो भी हम एक दिन सदन में एक सेशन रख लेंगे कि हम मार्केटिंग कैसे करें और किन चीजों का ध्यान रखें, उसमें ग्रीड फैक्टर को किस वक्त पे लगाना है, और ग्रीड फैक्टर कैसे काम करता है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे अलग अलग टॉपिक हैं। और इसमें रिलेशनशिप विद द कस्टमर, ग्राहक से रिलेशन कैसे मजबूत होना चाहिए आपके, और एक बार रिलेशन बनाए तो आपका बार बार एक ही पिचिंग आपकी ऐसी हो, एक ही प्रेजेंटेशन ऐसा हो कि वो आपको आने वाले साल तक आपकी पीढ़ी तक पूरे। तो वो प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो ये मार्केटिंग एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो इस पे आदरणीय हम एडमिन महोदय से गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि एक दिन इसका सेशन थोड़ा सा समय निकाल के रखेंगे, तो उसमें ये चीजें अपन डिस्कस करेंगे कि हमें मार्केट कैसे करना है, उसमें प्रेजेंटेशन में किन बातों का ध्यान रखना है, प्राइस कब बोलना है। प्राइस आप पहले बोलेंगे कभी नहीं बिकेगा। एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप कीमत अगर आपने पहले बता दी, इसके बाद प्रोडक्ट की बात की, कभी आपका कोई सेल हो ही नहीं सकती। ये मेरा अनुभव है, प्रैक्टिकली करता रहता हूँ। तो जब भी आप प्राइस किस किस वक्त पे बोलना है, कितने सेंटेंस बोलना है, लिमिटेड 3 लाइन में आपका परिचय समाप्त होना चाहिए, वो बहुत सारी चीजें हैं। तो किसी दिन सदन में रखेंगे। जी ओम। धन्यवाद रघुवंशी जी।
और निश्चित है मार्केटिंग की चर्चा जब चल रही है तो उसको समापन नहीं करेंगे, इसको आप बिल्कुल रखिए। मैं तो कहता हूँ कल ही रखिए। पहले मैं शरद वर्मा जी का कमेंट ले लूँ, इसके बाद फिर अपन तय करते हैं। आदरणीय शरद वर्मा जी। सदन को ओम और ओम भैया को ओम। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और बहुत बढ़िया चीज पे चर्चा हो रही है। वर्मा जी ने मुझे भी काला चावल दिया था खाने के लिए और मैंने बनाया था, लेकिन खाने में कुछ उत्सुकता नहीं आई। वो एक ऐसा काला चावल बना कि मैं अब क्या बताऊं आपको। तो मुझे लगा कि यार ये इसको खाना भी बड़ा मुश्किल है, तो पहले जो चीज उगाए वो अपन भी खा के देखें, मेरा ये है। और टिपली मैं इस बार देख रहा हूँ कि जैसे कैबरी जो चॉकलेट वाले हैं, इन्होंने क्या किया कि मावे के ऊपर बहुत क्लास ली। दीपावली आने के पहले मावा डुप्लीकेट है डुप्लीकेट है इतना ज्यादा फैला कि आदमी को कैबरी चॉकलेट लेनी पड़ी। अरे उन्होंने कहा यार मावा तो बहुत डुप्लीकेट आ रहा है बाजार में, तो एक काम करो अपन तो भैया चॉकलेट से ही काम चला लो। तो वैसा है कि अगर वो शुगर में, जैसे शुगर फ्री है आप बता रहे हैं, अगर इसकी अपन कहीं से रिपोर्ट ले लें ये शुगर फ्री है, एक चीज। दूसरा को अगर शुगर फ्री है तो आप ऐसे आसपास आपके शुगर वाले लगभग 100-200 लोग आराम से जाएंगे। पर्टिकुलर फिर उनको आप थोड़ा सा डेमो कराइए कि भैया ये शुगर में इतना फायदेमंद है, तो शायद मेरे ख्याल बहुत अच्छा मार्केट मिल सकता है। लेकिन पहले उसके विषय में आपको पूरी जानकारी अवश्य होना चाहिए। भाई शुगर कितनी है, किसने कहा कि शुगर फ्री है, कौन से उसने इंस्टीट्यूट ने बोला है कि ये शुगर फ्री है, उसका आपके पास प्रमाणित हो, उस प्रमाण पत्र के आधार पर आप आगे बढ़े। कितने विटामिन हैं उसके अंदर, तो वो आगे बढ़े। लेकिन खाने में भी उनको थोड़ी सी तकलीफ है। मैंने खुद खाया, मेरे को वर्मा जी ने दिया था और मैंने उसको खाया, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत थोड़ा मुश्किल जाता है। कोई भी कलर, जैसे अगर किसी चीज का व्हाइट कलर हो, काला से तो आप खा सकते हो, लेकिन व्हाइट का अगर काला है तो वो बहुत मुश्किल है उसको निगलना, दिक्कत जाती है थोड़ी। तो लेकिन एक ग्रीन वाला दिया था वर्मा जी ने, वो बहुत अच्छा चावल था, जो हरे कलर में था, ग्रीन कलर में। वो ज्यादा, अगर वर्मा जी के पास बीज हो तो वो सबसे अच्छा बीज है, वो बीज लेना है वर्मा जी से, वो ज्यादा अच्छा है। जी ओम। जी धन्यवाद। और आपने तो शरद भैया जी आप तो प्रचार कर रहे थे, आपने तो मेरा प्रचार में बाधा डाल दी है जी। जी जी भैया वो ग्रीन वाला बीज जो है ना, वो मैंने 4-5 लोग दिया था और किसी ने उसको पैदा किया ही नहीं। और अभी यदि चाहिए होगा तो वो अपने को छत्तीसगढ़ से मिला था, अपन बुला सकते हैं उसको। ग्रीन वाला बहुत अच्छा है, ग्रीन जी बहुत बढ़िया है। तो अपन उसको एक बार फिर कोशिश करेंगे, इस बार छत्तीसगढ़ से मिलता है वो। और मैंने तो 4-5 लोगों को बोनस के लिए दिया था और किसी ने उसको लगाया ही नहीं। मैंने खा के देखा, उसका बहुत बढ़िया चावल भी था और खीर भी बहुत अच्छी बनती थी उसकी, पर वो जी नहीं किया। आदरणीय ग्रीन वाला बहुत अच्छा। काला जब चावल आप निकलवाएंगे ना थ्रेशर, उससे मिल से निकलाएंगे, तो ऊपर का वो काला वो भी निकाल देता है वर्मा जी। आपको वो आफत भी आई थी वर्मा जी को, वो भी पूछिए। जब मिल पे लेके गए थे, जब उसको निकलाया तो ऊपर का काला कलर निकल जाता है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा आप। जी ओम। मैंने वो दोनों काम किए थे, काला भी निकलवाया था तो वो थोड़ा पीला सा कलर हो जाता और वो भी किया था। मगर क्या है, उसका स्वाद साधारण चावल में बिल्कुल नहीं है, सिर्फ खीर में अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा। तो खीर तो उसकी बहुत अच्छी है, पर काले वैसे खाने में उसका कोई स्वाद नहीं था, इसलिए वो मार्केट में चला नहीं। ग्रीन में नहीं था स्वाद या काले में नहीं था या सफेद काले में नहीं था, काले में नहीं था। ग्रीन तो बहुत स्वादिष्ट तीन चावल की ग्रीन बहुत अच्छा है, क्योंकि वो मैंने बहुत कम लगाया था। अब जब चावल की चाहते तो डॉक्टर भैया मैं देहरादून आपको देहरादून चलिए और डॉक्टर विनोद भट्ट जी से रूबरू होइए। आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी साथ थे। जी ओम नमस्कार।
मैं ये कह रहा था कि जो आप कह रहे हैं शुगर फ्री जो की बात जो कर रहे हैं, इसका कारण होता है ये शुगर फ्री तो नहीं होगा, ये तो मुझे नहीं लगता है शुगर फ्री होगा, लेकिन हाँ शुगर इसमें जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा इसका। तो इसका मतलब ये है कि शुगर के पेशेंट को इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आपको ये जान के आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होगी कि बासमती जो है, जैसे देहरादून की जो बासमती है या लगभग सारी बासमती, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो कम होता है या मीडियम होता है। तो मीडियम का मतलब है कि उसमें शुगर वाले पेशेंट के लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। तो ये जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि भ्रांतियां हैं कि शुगर वाले को चावल नहीं खाना चाहिए, तो मुझे तो ये पूरा भ्रांति लगता है, क्योंकि मेरा खुद का वो जब इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो फिर ये शुगर वाले के लिए नुकसानदायक कैसे हो सकता है। उसमें जो लाल चावल या काला चावल जो होता है ये और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें एक तत्व पाया जाता है, मेरे ख्याल से एंथोसाइनिन जिसको बोलते हैं, मैं शायद अभी वही, मुझे लगता है वही है उसका नाम। तो उसकी वजह से वो जो है बहुत बेहतरीन चीज है। तो इसको जैसे काला गेहूं है, काला चावल है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी काले या काले होते हैं वो ज्यादा बढ़िया होते हैं, गोरे जो है गोरे उतने अच्छे नहीं होते। तो ये असल में इसका कारण है, मेरे को ये लगता है, मेरी अपनी थ्योरी है कि अंग्रेज गोरे थे और हम लोग काले थे। तो जो जो गोरा था उसको हमने बोला अच्छा है, जो जो, क्योंकि गुलामी हमारे दिमाग में बैठी हुई थी और हमने जो अपने काले अनाज थे उन उनको हमने निकृष्ट मतलब नीच वो निचली श्रेणी के अनाजों में रखा। और ये इसके अलावा भी जो है आप देखिए कि गेहूं, सफेद वाला गेहूं ज्यादा महंगा बिकने लगा, लाल वाला गेहूं जो है वो उसकी इज्जत कम होने लगी, इसीलिए देसी गेहूं खत्म हो गए धीरे धीरे। तो ये सब चीजें हैं। और इसके अलावा एक और काम जो मुझे लगता है अंग्रेजों ने किया, मैं पहले भी एक बार बताया था कि हमारे अनाजों के सबके नाम जो है जानवरों के नाम से रख दिए। तो चाहे वो चिकपी हो, पिजन पी हो, तूर, चना हो चिकपी, या फिर फॉक्सटेल मिलेट हो जिसको कंगनी बोलते हैं, या फिर और सारे बहुत सारे हैं, आप देखिए, आप उनको उठाइए। कुलथ है, कुलथ को हॉर्स ग्राम बोल दिया। तो इस तरह से जो है और खुद हमको जो, क्योंकि उनको उनको ब्रेड के लिए ऐसा चाहिए जो कि जो तो जिसमें ग्लूटीन मात्रा ज्यादा हो, तो उस तरह के गेहूं को उन्होंने प्रचारित प्रसारित किया। और हमारे जो रेशेदार गेहूं थे जिसमें ग्लूटीन मात्रा बहुत कम है, तो वो उनको हम लोग ने छोड़ दिया। तो ये हमको जो हमने जो देखा देखी में जो परसों मैकाले की संस्कृति वो हो रही थी कि लुक डाउन, यानी कि अपनी चीजों को आप कमतर आंको और दूसरे की चीजों को आप बोलो बेहतर। आज भी आप देखिएगा तो आज भी अगर कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो उसकी समाज में इज्जत बड़ी हो जाती है। और मुझे लगता है, मुझे ये लगता है कि भाई क्यों उसकी इज्जत कर, आप उसकी इज्जत एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हो? आप अपने गांव के बुजुर्ग की इज्जत क्यों नहीं करते हो, जो जो कि ज्ञान का भंडार है। तो इस तरह से जो हमारे जो दिमाग में आया कि हमारी संस्कृति खराब है और हमारा जो, और यही चीज जब अगर वही चीज जैसे योग है, योग जब तक योग था तो उसको किसी ने माना नहीं, लेकिन जब वो विदेश गया और वहां से योगा होके आया तो फिर लोगों ने सबने उसकी जो है उसको मानने लग गए। और अब योग कोई नहीं बोलता, अब योगा बोलता है। अरे योगा, आप और राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा। तो ये सब जो है हम जो है अब वो जो एस्कॉन वाले हैं वो हरे रामा हरे कृष्णा। तो अब उसको जो है ये हम लोग उसको ज्यादा
प्रचारित प्रसारित और उसको बहुत बढ़िया दृष्टि से देखते हैं। तो हमें तो ये कम से कम पहले तो हमें ये अपनी जो है सोच को बदलना पड़ेगा। और जैसा शरद जी ने कहा कि उसको हमको टेस्ट करवाना जरूरी है, तो उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स टेस्ट करिए। और उसमें चावल में क्या होता है, दो तरह से होता है। एक तो अनपॉलिश्ड होता है, जब आप उसको अगर वो काला निकलता है तो इसका मतलब अनपॉलिश्ड होता है। जब बासमती भी जब निकलता है ना, जो देहरादून का जो बासमती है हमारा, तो जब उसको आप उसका कुटाई करवाते हो, तो कुटाई करने के बाद वो लाल और हल्का सा पीला, कुछ लाल होते हैं, कुछ हल्के से पीले होते हैं, तो इस तरह से वो निकलता है। और वो जो है जब उसको पकाएं तो पकाने के लिए उसको कम से कम 2-3 घंटा भिगाना पड़ता है। भिगाने के बाद जो है, और उसमें आपको ये बता दूं मैं कि राइस प्रोटीन इज द बेस्ट प्रोटीन। राइस चावल में जो प्रोटीन होता है वो बेस्ट प्रोटीन होता है। इसलिए चावल जो कहे आपको कि चावल मत खाओ, तो उसको बोलना है कि भाई तुम ये बता दो क्यों नहीं खाना है, इसमें क्या कमी है। तो वो आपको कुछ बताएगा नहीं, वो आपको ये बोलेगा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है और इससे जो है ये है और ये है। तो उसमें जो है आपको किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। और काला जो चावल है, या इसको पर्पल राइस भी बोलते हैं, और ये उड़ीसा में अगर आप जाएंगे तो उड़ीसा में बहुत सारी वैरायटी हैं इसकी। और इसकी जो है बिल्कुल वो उसका धान ही जो है, धान भी जो है बिल्कुल काला होता है। कई तो धान ऐसे हैं जो कि जिनका धान का पौधा हरा ही होता है और उसमें काले रंग का जो ग्रेन है वो काले रंग का लगता है, जैसे कि लाल धान है। तो लाल धान हमारे उत्तराखंड में भी होता है। और ये लाल धान जो है इसका पौधा जो है सफेद, पौधा जो है नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें दाना जो है वो लाल लगता है। और इसको जब अगर कुटाई करेंगे तो ये बाहर की परत भी लाल होती है और अंदर की परत भी हल्की लाल होती है, वो व्हाइट नहीं होती, चाहे आप कितना ही कूट लो उसको व्हाइट नहीं होगा वो। तो वो जो चावल है वो बहुत अच्छा है, और वो ये जो है कैंसर तक को ट्रीटमेंट के लिए बढ़िया होता है। तो ये जो ब्लैक राइस है, निश्चित रूप से इसमें भी वही तत्व है। और ये भी अगर इसका अगर स्टडी किया जाए तो इसमें भी मेडिसिनल वैल्यू इसमें होते हैं। और इसका डिटेल स्टडी किया जाए, मैंने इसका डिटेल स्टडी किया था एक बार, मैं भूल गया अभी, लेकिन उसमें भी बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर है। तो भले ही उसका उसका जो टेस्ट की जो शरद जी बात कर रहे थे, टेस्ट उसका तब डेवलप होगा जब हम उसको प्रॉपरली कुक करने की हमको पता होगा कि कुक कैसे करना है। अगर हम चावल को कच्चा खाएंगे तो निश्चित रूप से उसका टेस्ट अच्छा होगा नहीं। तो चावल को, क्योंकि उसमें जो अनपॉलिश्ड राइस है, या उसके बाद एक दूसरी कैटेगरी होती है सेमी पॉलिश्ड राइस, तो वो दोनों कैटेगरी में उसको चावल को थोड़ा देर तक भिगाना पड़ता है। और जो पॉलिश्ड राइस होता है वो वास्तव में वो किसी काम का नहीं होता, वो केवल पेट भरने के लिए है। तो कोशिश इसीलिए जो हाथ से कुटा हुआ पहले चावल होता था, और उसमें जो है उससे जो भूसी जो निकलती थी, जिसको ब्रान कहते हैं, उससे तो आजकल उससे तेल निकल रहा है और बड़ा महंगा बिकता है। तो वो जो ब्रान है वो बहुत ही पौष्टिक होता है। वो उसको भी पहले जो है मैंने देखा है, हमारी माता जी या हमारी दादी उसको ब्रान को जो है वो उसको खा जाती थी। तो हम जो है धीरे धीरे जो नॉलेज है उसको खत्म कर दें, हम उसको बेहतर दिखने के चक्कर में कि गोरा अच्छा होता है, हमने अपने गेहूं को मैदा बना दिए, मैदा खा रहे हैं। और चावल को पॉलिश करके खा रहे हैं। तो ये हमको अपने खान पान का प्रकृति भी बदलनी पड़ेगी। मुझे लगता है मैं आज जोश में कुछ ज्यादा ही बोल गया। धन्यवाद। नहीं सर, जोश में ज्यादा नहीं बोले सर, आज बहुत अच्छा बोले हैं। और जो आपने कहा है, जी शरद भैया। जी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा जानकारी दी, लेकिन मुझे फिर चावल पहले माइंड में ये की बात थी, जो लंबा चावल हो वो बहुत अच्छा,
हुआ है जब से बीज आया और उसको उगाने आपकी का मौका आवाज मिला कट है रही है। टारगेट के अंतर्गत मुझे बेरी के पेड़, बेरी के पेड़। जी आवाज नहीं आ रही सर? अब आ रही है, हेलो अब आ रही है सर, आ रही है। आ रही। तो जापान का धन मुझे जाने को मिला, मैंने उसको उगाया, काफी अच्छा चावल हुआ, उसका भी कभी मैं धन को जानकारी दूंगा। लेकिन वो मोटा चावल खाने वाला उन्होंने बताया कि कट रही है आदमी सराज की भैया। ताकत बढ़ाने के लिए बेस्वाद चावल खाइए। जी मोटा चावल के उसमें 7 दिन होना नहीं चाहिए, बगैर मोटा वो सब विशिष्ट चावल होता है। शरद भैया, कट रही है। शरद भैया एक शरद कॉटेज जी। बना लो आप तो बेरी की पेड़ के नीचे। हाँ, आप आवाज कट रही है आपकी। एक आप महात्मा नहीं, एक परमानेंट पॉइंट बनाओ, कॉटेज बना लो बेरी के नीचे आप तो, क्योंकि रोज अपने को क्लास लेनी है ज्वाइन करनी है। जाता हूँ। हाँ, आदरणीय लोग जानना चाह रहे थे हम थोड़ा कि जी अब आई मेरी आवाज? हाँ हाँ जी ये थोड़ा मुझे भी एक जापान का चावल उगाने का मौका मिला, मोटा चावल था वो, और मैंने उगाया विश्वविद्यालय के टारगेट के अंतर्गत, भारत सरकार ने दिया था, जो करीब 200 ग्राम था। 27 केजी मैंने निकाला था, जिसकी सबसे ज्यादा यील्ड आई थी। और उसमें मुझे उन्होंने जापान जाने के लिए मुझे ऑफर किया था कि आप वहाँ के लोगों को बताइए चावल। वहाँ पाली हाउस के अंदर होता है, हमने ओपन में करके खाया था। उसमें मुझे जापान के 80,000 रुपये मुझे जबलपुर एग्रीकल्चर के माध्यम से मुझे प्राइज दी थी। वो चावल बहुत विशिष्ट था, लेकिन मोटा चावल था। वो जो चावल था वो मोटा था और उसमें